Good afternoon, kids. Today we will see the solution of chapter number 7 from section D. तो पहला क्वेश्चन इसमें है prove that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. तो जैसा कि चैप्टर में अभी अभी हमने देखा कि ये क्या था, प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की। तो दो प्रॉपर्टीज़ है, एक ये और एक इसकी रिवर्स है। बस कुछ नहीं, गिवन लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो लिखो और उसका सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। गिवन में क्या आएगा बोलो? ट्राइंगल का नाम आएगा ना, बराबर। नाम से शुरू करेंगे। गिवन ट्राइंगल ABC इज गिवन सच दैट इक्वल साइड्स लिखा है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब इक्वल साइड्स दी है और उसके बेसिस पर प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो ABC इज अ triangle ABC is given such that AB equals to AC। जनरली अपने AB और AC को ही इक्वल कंसीडर करते हैं, जो ऊपर से होती है, ये AB और ये AC। ये हो गया ट्राइंगल ABC। इसमें हमने AB और AC को इक्वल कंसीडर किया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि, राइट। क्या प्रूफ करना है? तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, मतलब AB के अपोजिट C एंड AC के अपोजिट एंगल B। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना रहेगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। प्रूफ में सबसे पहले शुरुआत कैसे करते थे, याद है किसी को? हाँ, ये तो चलो लिख दिया, गिवन प्रूफ दैट। बट अब हमें एंगल B और C को इक्वल प्रूफ करना है। क्या ड्रॉ करेंगे? कुछ ड्रॉ करेंगे। हाँ, गुड गुड। उस लाइन को क्या बोलेंगे? क्या वो परपेंडिकुलर था या मीडियन था या एंगल बाइसेक्टर था? अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर जाए तो वो एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। एंगल ए का क्या खींचते हैं? एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग प्रूफ में पहली लाइन लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। उसका नाम भी लिख देते हैं, ड्रॉ AM एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओके। तो एंगल बाइसेक्टर खींचना है, राइट। उससे होगा क्या कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। BAM इक्वल्स टू CAM। या तो इसको P रखना हो तो P रखते हो, क्या अच्छा लगेगा बोलो? D रखना है, D रखो। BAD इक्वल्स टू CAD। तो अब देखो, ये जो दो एंगल्स हमें इक्वल करने हैं, उसके लिए मैंने क्या बताया कि जब भी इस चैप्टर में मैं अक्सर ये बात कहता था कि जब भी दो साइड्स इक्वल करनी हो या दो एंगल्स इक्वल करने हो, तो वो दो एंगल्स जिस ट्राइंगल में आ रहे हैं उनको
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली CPCT से हो जाएगा। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा कि ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो ऐसा होता है या नहीं वो चेक करो। क्या ट्राइंगल ABD और ACD में साइड AB और AC इक्वल है? तो एक साइड इक्वल मिल रही है। फिर एक साइड जो कि AD है वो कॉमन है, और दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल एंगल BAD और एंगल CAD वो बाय कंस्ट्रक्शन भी इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन से वो इक्वल हो गए। तो ABAC ये क्या था बच्चा? पहली साइड गिवन, ओके। ये वाला जो एंगल है वो कंस्ट्रक्शन से इक्वल हुआ, और AD किससे इक्वल हो गया? कॉमन से। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और CPCT से एंगल B इक्वल्स टू एंगल D आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। SSS से कैसे होगा? हमने वही तो पहला मैंने सवाल क्या पूछा कि आप क्या खींचोगे? आप मीडियन खींचोगे, आप परपेंडिकुलर खींचोगे, या एंगल बाइसेक्टर खींचोगे? 90 डिग्री होता है इस केस में, होता है आइसोसील्स के केस में। जब आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो वो सामने 90 डिग्री होता है, बट उसका यूज़ अपने नहीं करना है अपने। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने परपेंडिकुलर नहीं, हमने तो एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो फिर जो चीज़ लिखी है उसी का यूज़ करो ना। ओके। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखने जाओ तो ये RHS से पहले का टॉपिक है, तो इसके लिए बुक में वो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज़ ही नहीं किया। आप समझ रहे हो क्या बात है? तो जैसा बुक में दिया ऐसा ही छापने का क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी अगर यहाँ पे 90 डिग्री खींचोगे तो वो एंगल लिखना पड़ेगा, राइट एंगल कम। वो तो मेहनत तो उतनी है, RHS तीन चीज़ें तो उसमें भी इक्वल ही देनी है ना पार्थ? इसके लिए जो गिवन है, जो कंस्ट्रक्ट हमने किया है, हम उसी का यूज़ करेंगे। ओके। सो AB और AC इक्वल है, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये एंगल इक्वल बना दिए। तो इतना लिखने के बाद अब क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, ABD ACD, साइड AB इक्वल्स टू AC, गिवन एंगल BAD इक्वल्स टू CAD, बाय कंस्ट्रक्शन then AD equals to AD. Therefore, from side angle side, these two triangles are congruent. Hence, angles opposite to equal sides, hence angles opposite to equal sides of an isosceles लिखा था उन्होंने, of an isosceles triangle are equal. आया समझ में? पक्का हर एक को? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या क्या गिवन है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन, हाँ अब एल्टीट्यूड दिया है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स ऑल्सो A। तो यानी देखो यही चीज़ अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की
कि आप क्या ड्रॉ करोगे। तो मैंने कहा था आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींचोगे, आप मीडियन खींचोगे, या आप परपेंडिकुलर खींचोगे। आप इन तीनों में से कोई भी खींचो, वो तीनों होगा। आइसोसेल ट्रायंगल के लिए वो तीनों होता है। लेकिन कोई दूसरा ऐसा कुछ ट्रायंगल आ गया अजीब सा, इरेगुलर बोल लो, तो इसमें अगर आप मीडियन खींचते हो तो वो ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर होगा, बराबर। वो ज़रूरी भी नहीं कि वो फिर एंगल का बाइसेक्टर होगा। लेकिन आइसोसेल्स में आप तीनों में से कुछ भी खींचो, वो तीनों होगा। लेकिन यूज़ किसका करते हैं, तो जो हमने खींचा है हम उसी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी। पहले ड्राइंग बना लेते हैं ना, पता चले क्या क्या गिवन है। ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और ये परपेंडिकुलर उन्होंने ड्रॉ किया है जिसका नाम रखा है ए डी। हाँ, हो गया ए डी एल्टीट्यूड। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। फिर गिवन है ये 90 डिग्री एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके। या तो आप एक स्टेटमेंट में खाली ऐसा भी लिख सकते हो, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो आइसोसेल ट्राइंगल गिवन है और ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी इज़ गिवन। क्या प्रूफ करना है, दो चीज़ें प्रूफ करनी है, तो अपने पहले से स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। बाइसेक्ट्स बी सी का मतलब है बी सी के दो हिस्से हैं, बी डी और डी सी, इक्वल प्रूफ करना है। तो इस बार हमें दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, सी डी और बी डी। तो अगेन वही कंसेप्ट, जो दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी हो वो जिस ट्राइंगल का हिस्सा हो, उन ट्राइंगल्स को क्या करना रहता है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो, एक एंगल राइट एंगल है दोनों ट्राइंगल्स में। कौन कौन से में, ए डी बी में और ए डी सी में। कौन सा एंगल राइट एंगल है, तो एंगल डी आप बोल सकते हो। ए डी बी में और ए डी सी में एंगल डी राइट एंगल है। फिर एक साइड एक कॉमन होने से क्या हो जाता है बच्चों, ए डी है कॉमन, तो जिससे वो इक्वल हो गया। और एक हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस ए बी इक्वल्स टू ए सी, और वो गिवन है। तो आप देख सकते हो आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस और नो। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से क्या होगा, बी डी इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट है तो वही सी पी सी टी से एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, तो दूसरा भी ऐसे हो जाएगा। डन। चलो, नाम लिखेंगे ट्राइंगल्स का। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी पहले की तरह। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये चीज़ हो गई हमारी एक राइट एंगल वाली। फिर हमको लेने का आर एच एस, मतलब हाइपोटेनियस लेना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये गिवन है, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। अब एक साइड जो कि होगी कॉमन, ए डी इक्वल्स टू ए डी।
Therefore, triangle ABD is congruent to ACD. RHS ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये आपके समझ के लिए लिखा है, ठीक है, कि भाई इस तरीके से जाना है। अगर SAS करते हो तो पहले साइड इंक्लूडेड एंगल, देन अदर साइड। AA यूज़ करते हो तो दो एंगल फिर साइड। ऐसे ऑर्डर में लिखोगे तो क्या रीडर को भी अच्छा लगता है और अपने को भी कन्फ्यूज़न नहीं लिखता है। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था, आपने देखा था, RSH लिखा था, तो अच्छी वाइब नहीं देता। तो एक ऑर्डर में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने रीज़न लिख देते हैं। RHS से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। देयर फॉर BD इक्वल्स टू CD, देखो आता है कि नहीं, BD के सामने CD आ रहा है, यस। देयर फॉर BD इक्वल्स टू CD CP CT। फिर सेकंड, सेकंड प्रूफ करना था हमें AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहीं से क्या लिख पाओगे, एंगल BAD, BAD इक्वल्स टू CAD, एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ये भी CPCT से ही लिखा। और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल और AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यही मतलब हुआ ना। ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये वाले BAD और CAD, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, इसका मतलब AD ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। पूरा ध्यान दिया करो बच्चे। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, RHS क्या रूल है ऐसा, RHS बच्चे ऐसा रूल है कि दो राइट ट्राइंगल हो, नो मैटर, बिल्कुल सेम साइज के होने चाहिए। दो राइट ट्राइंगल है हमारे पास, तो RHS का क्या मतलब है कि दो ट्राइंगल्स में एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ओके। और उनकी हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए। और एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है, और दोनों में से कोई एक साइड अगर इक्वल है, चाहे वो ये वाली हो, फिर ये दोनों पेयर हो, फिर या तो ये दोनों पेयर हो, क्या क्या इक्वल होना चाहिए, तो एक एंगल 90 डिग्री दोनों में होना चाहिए, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए। और तीसरी बात कि दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जो ये हाइपोटेनियस अगर हटा दी यहाँ पे तो दो साइड बची, ये वाली, ये दोनों इक्वल हो या फिर ये दोनों इक्वल हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन लग जाती है दो ट्राइंगल्स में, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस कॉन्ग्रुएंसी रूल को RHS बोलते हैं। ये केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। कहाँ पे, अच्छा हाँ नहीं,
आया समझ में जयमीत? सही में? बोलो, किसी को कोई डाउट? मुस्कान? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था ना वैसा ही ये है, बट इसमें इस बार एंगल्स इक्वल गिवन है, साइड्स प्रूव करनी। हाँ, दोनों ही थियरम है। तो वही चीज़ होती है एंगल बाइसेक्टर खींचने का, दोनों में ही एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। एक में एस ए एस यूज़ किया, इसमें अब ए एस यूज़ करेंगे। क्या गिवन लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी? हम्म इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। प्रूव दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब इक्वल एंगल्स गिवन है, साइड उसके अपोजिट वाली प्रूव करनी है। तो सी के अपोजिट साइड हुई ए बी के अपोजिट साइड हुई ए सी। तो प्रूव दैट में हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, ऐसा प्रूव करना है। प्रूफ में पहला स्टेप, ड्रॉ ए डी एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ट्राइंगल का नाम लिख दो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। एंगल पहले लिखना है, एंगल एंगल साइड करना है, ठीक है। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी गिवन। हाँ, एंगल ए लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बाय कंस्ट्रक्शन। कॉमन नहीं होता ना, कॉमन ऐसा होता है, देखो ये चीज़ कहलाती है एंगल कॉमन, जो एंगल ए बी सी का भी हिस्सा है और डी डी ई सी का भी हिस्सा है। ए बी सी का भी हिस्सा है एंगल सी, और डी ई सी का भी हिस्सा है, तो वो एंगल कॉमन हुआ। हाँ, तो कोई बात, तो कॉमन साइड कॉमन आर्म एक ही बात हुई ना, साइड का क्या मतलब होता है, आर्म नहीं होता। लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, या तो इसका पूरा नाम लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बी ए डी इक्वल्स टू सी ए डी। एंगल एंगल अब साइड आ जाएगी ए डी, कॉमन, therefore both triangles are congruent। क्या लगाया, ए ए एस, therefore ए बी इक्वल्स टू ए सी। उज्जवल वहाँ से दिखता है तेरे को? वहाँ से दिखता है? चलो, हाँ हाँ लिखते हैं ना, पेज दूसरा ला। therefore या hence sides, the sides opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal। आप ये वर्ड नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, prove that two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and included side of the other triangle। एक ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड्स के इक्वल है, तो प्रूफ करो कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा थियरम हो गया?
इंक्लूडेड साइड आ गई, दो एंगल आ गया, मतलब एंगल साइड एंगल ए एस से प्रूव करना है, ठीक। ए एस ए, देखो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, राइट। तो इनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी हुई, इंक्लूडेड साइड ये सब गिवन है बच्चों, राइट। Prove that two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle. Two angles and included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. तो दूसरे triangles के ये दो angles और included side इस triangle से equal है, तो ये दोनों triangle congruent है, ऐसा proof करना है। ए एस ए प्रूफ करना है, उसका यूज़ हम करेंगे एक्सियोम एस ए ए थियरम है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक्सियम का यूज़ करेंगे। एक्सियम कौन सा है, एस ए एस। एक्सियम क्या होता है, जिसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते हो, हाँ, सनातन सत्य। चलो तो इसमें पहला केस क्या है, इसमें केस के हिसाब से चलेगा। कैसे करोगे, दो साइड कहाँ इक्वल गिवन है बता, तो एक साइड इक्वल दी है खाली उन्होंने, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो। Prove that two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. Prove that two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle is equal to two angles and included side of other triangle. So prove that two triangles are congruent. Prove that two triangles are congruent if their टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। बट अब बोलोगे कि ये ए एस हो रहा है, तो ए एस यहाँ पर हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग एस ए एस। आप इस क्वेश्चन में सिर्फ ये क्राइटेरिया यूज़ करोगे, तो ये दो ट्राइंगल्स में एस ए एस आपको चाहिए। तो आप सोचो थोड़ा कि एक एंगल तो उन्होंने इक्वल गिवन दिया हुआ है, एक साइड भी उन्होंने इक्वल गिवन दी है, कौन सी, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है। और दोनों में से हम कोई एक एंगल ले लेते हैं, हम लोग एंगल बी और क्यू को कंसिडर कर लेते हैं। तो साइड एंगल एक साइड हमको चाहिए, और वो भी कौन सी साइड चाहिए, ये वाली की ये वाली। अगर मैं ये वाला एंगल कंसिडर करता हूँ तो साइड एंगल साइड ए बी चाहिए, ए बी के सामने पी क्यू होना चाहिए। अब ए बी और पी क्यू इक्वल हो सकते हैं, ए बी बड़ा भी हो सकता है और ए बी पी क्यू से छोटा भी हो सकता है। बोलो इस इन तीन केस के अलावा कोई केस है आपके पास? नहीं बेटा, वो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे क्या होगा। वो, नहीं नहीं नहीं, हमें तो ये दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और पी क्यू करना है, ये ए बी और ए सी थोड़ी इक्वल करना है। ये दो ट्राइंगल्स की वो इक्वल प्रूफ कर नहीं सकते हो आप, आपके पास जानकारी उतनी अवेलेबल ही नहीं है। इसके लिए अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अज्यूम करोगे, तीनों सिचुएशन अज्यूम करोगे। पहली सिचुएशन क्या है कि हो सकता है ए बी और पी क्यू इक्वल हो। अगर ए बी और पी क्यू ऑलरेडी इक्वल है तो सीधा काम हो गया, साइड एंगल साइड। फिर हम लोग ये वाला केस कंसिडर करेंगे, इसमें थोड़ा गणित लगाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या आता है। फिर इसके जैसा ही बिल्कुल ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ़र्क क्या क्या फ़र्क है, नाम का ही तो फ़र्क है, नाम का फ़र्क है भाई। इस बार पी क्यू बड़ा हो गया ए बी से, तो जिस तरह ये केस सोल्व होगा उसी तरह हम सिमिलरली करके ये वाला केस लिख देंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या रहेगी हमारी, ये दो चीज़ रहेगी। उसमें भी ये तो पहले निपट जाती है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो साइड
और एंगल दिया है, साइड एंगल, साइड एंगल साइड। अब तीसरी जो साइड है ना उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो इक्वल है या दोनों में से कोई एक आध बड़ी छोटी है। आ रही बात समझ में? तो केस 1, चलो शुरू करते हैं पहला केस। इस प्रश्न के 3 केस हैं। पहला केस, ये प्रश्न के 3 केस है भाई, 3 ही सर पे इसके केस। पहले लिखोगे प्रूफ, फिर लिखोगे केस 1 इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये क्या है? अज्यूम्ड किया है। हाँ, चलो अब लिखो इन ट्राइंगल, क्या हुआ, जाना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। साइड एंगल साइड यूज करना है ना, तो पहले साइड ए बी इक्वल्स टू, अरे यार क्या मैं भी पागल ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। बताते भी नहीं यार तुम लोग, कहाँ ध्यान है भाई? गलती बताने की भाई वो तो गलती तो मैं जानबूझ के करता हूँ, चेक करने के लिए। हाँ ए उज्जवल, फोकस करो एकदम, कभी कुछ उल्टा सीधा लिख जाए तो ध्यान देने का भाई, सोना नहीं है। तुम लोग ऐसा करोगे मैं लिखवाना चालू कर दूंगा। चलो नोटबुक निकाल लो, सब लोग लिखेंगे। तो फिर ढीले पड़ जाते हो, ध्यान ही नहीं देते। हाँ, चलो अज्यूम किया हमने कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, क्यू अज्यूम्ड। साइड हो गया, अब एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और दूसरी साइड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है, इसके लिए एक ही बड़ा ब्रैकेट। ओके, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS। केस 1 पूरा, एक केस खत्म, 2 केस बचे, 2 ही बाल बचे। केस 2, केस 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। इसमें हम क्या करने वाले हैं, केस 2 में अज्यूम करेंगे कि ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, तो उसकी ड्राइंग थोड़ी अलग बनेगी। यहाँ देखो, अरे कोई लेन देन नहीं, देख अभी फटाफट हो जाएगा। पर हमें ऐसा तो शो करना पड़ेगा ना यार, सिमिलर ही प्रूफ, एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सही बात है तेरी, लेकिन अब हम कौन सा केस अज्यूम किया, ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, तो हम थोड़ा यहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब वहीं पर वो चीज़ आ जाती है कि अगर ए बी हो ही नहीं सकता, हम लोग घुमा फिरा के बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है ना वो कन्वर, क्या बोलते हैं, जो जो प्रूफ करना है उससे उल्टा मान लेने का। जैसे प्रूफ करना है रूट 2 इज़ इरेशनल, तो पहले मान लो कि ये रेशनल है, फिर सारी गाथा गाने की। उन्होंने कहा ये लास्ट में एक रिजल्ट आएगा, बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए जो माना गया था वो तो गलत है, इसका मतलब। तो इसमें भी वही चीज़ चलेगी, हमने मान लिया है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, थोड़ा गणित लगाएंगे फिर बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो फिर से क्या यूज़ हो जाएगा, एस ए एस चलो, अगर ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू है बच्चों, तो ध्यान से सुनना, मज़ेदार बात है। तो ए बी पर कोई पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना कि जिससे हम
उस पॉइंट का नाम मान लो ए बी सी पी क्यू डी है, तो कोई पॉइंट डी ऐसा मिलना चाहिए जिससे क्या होगा कि बी डी इक्वल्स टू पी क्यू हो। बड़ी वाली साइड पर ही ये पॉइंट मिलेगा। ए बी पी क्यू से बड़ी साइड है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट बी से 4 सेंटीमीटर दूर पॉइंट डी मिल जाएगा, जिससे बी डी और पी क्यू इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमें वो पॉइंट चूज़ करके ऐसा ट्राइंगल खींच देना है। फिर आगे की गाथा बताता हूँ, इतना लिख देते हैं पहले। हाँ लिखेंगे ना। लेट यहाँ पे ऐसे हियर ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, देयर फॉर डी पॉइंट डी can be chosen on side AB such that AB equals to BD equals to PQ। ओके नहीं ओके, पगले हो गया। BD इक्वल्स टू PQ हो गया बच्चे। अब देखो हमें ABC और PQR में गिवन क्या क्या था, क्या क्या गिवन था देखो। ये एंगल, अरे देखो हमें क्या क्या गिवन था, BC इक्वल्स टू QR और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। हमें ये वाला एंगल भी इक्वल था बट अभी हम उसको जाने देते, हमें को इतना ही काम है। तो अगर आप ट्राइंगल DBC एंड PQR देखो अब, तो DBC और PQR में देखो साइड तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल भी गिवन है, और ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, DBC और PQR। चलो अब लिख देते हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड PQR BD इक्वल्स टू QR प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऊपर ऐसा प्रूफ किया है, ये रहा ना। BD इक्वल्स टू PQ, कोई बताता नहीं है, गलती तो मैं, कोई बताता नहीं है अगर मैं गलत लिख दूँ तो यहाँ पे। हाँ BD इक्वल्स टू QP, अगर ऑर्डर में लिख रहे हो तो DB लिख लो इसको, थोड़ा BD अच्छा नहीं लगता है भाई। हाँ DB इक्वल्स टू PQ। ओके एक साइड हो गई, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया, या तो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया हो। फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन, BC इक्वल्स टू QR, वो भी गिवन। इसका मतलब ये दोनों तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, DBC और PQR। ऐसे अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो बच्चा एंगल DCB, ध्यान से इंपॉर्टेंट स्टेप आता जा रहा है, DCB के सामने कौन सा एंगल लगा है, PRQ, CPCT। अब DCB और PRQ को देखो बच्चा, कौन सा एंगल है ये रहा DCB और PRQ। लेकिन एक चीज और गिवन है, एंगल PRQ इक्वल था एंगल ACB के, एंगल साइड एंगल गिवन था ना, PRQ और ACB इक्वल था। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, कौन सा, ACB
और पी आर क्यू। लेकिन हमने यहाँ पे जो गणित लगाया उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि पी आर क्यू और डी सी भी इक्वल है। कोई बात नहीं, है ना। पी आर क्यू के सामने यहाँ पर कौन है, ए सी बी। पी आर क्यू इक्वल्स टू ए सी बी, और यहाँ पर कौन आ रहा था, डी सी बी। इसका मतलब ए सी बी और डी सी बी तो इक्वल होना चाहिए। क्या कहा, ए सी बी और डी सी बी एंगल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एंगल पी आर क्यू के इक्वल आ रहे हैं। और ये दोनों एंगल कब इक्वल हो सकते हैं, आप चित्र में देखो, एंगल ए सी बी और डी सी बी इक्वल कब हो सकते हैं बच्चों, बताओ। कि जब पॉइंट डी और ए कोइंसाइड हो। अभी एंगलों में फ़र्क है, ये पॉइंट जब एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे तो एंगल में कोई फ़र्क नहीं बचेगा, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यानी घुमा फिरा कर ये पॉइंट डी जो हमने हमने जो अज्यूम कर लिया था कि ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया था। और हमने डी पॉइंट ऐसा लिया था कि पी क्यू और इक्वल टू बी डी हो जाए, पर पॉइंट डी है कहाँ, पॉइंट डी तो ए पर ही है। इसका मतलब बी डी और पी क्यू जो हमने इक्वल लिखा है उसके जगह पर अब क्या लिखना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। आ गए वहीं पर साइड एंगल साइड पर। बट एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू गिवन था ना, ऐसा गिवन था, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, सी इक्वल्स टू आर। तो बट उसकी जगह पूरा लिखना होता, लिख सकते हैं ना, ए सी बी इक्वल्स टू पी आर क्यू। अब ये भाई भी पी आर क्यू है, ये भाई भी पी आर क्यू है, दोनों भाई भाई हो गए, हो गए। हाँ दोनों, तो डी सी बी और ए सी बी इक्वल हो गए। डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, फिर लिखने का दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ, ओनली इफ ए को डी कोइंसाइड्स विथ ए। अगर डी कोइंसाइड विथ ए है तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, डी बी इक्वल्स टू पी क्यू लिखा था कि नहीं। पर डी और ए तो कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब डी की जगह ए लिख दूँ, डी की जगह ए लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। बस अब हो गया पूरा। और हमने जो इक्वेशन यहाँ पे प्रूव नहीं की थी, ये डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है। डी की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ तो हो गया ना, देख डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर करके रखा है, तो ऑलरेडी अब क्या लिख पाऊंगा, ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर। और ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, बिकॉज हमने पहले से प्रूव करके रखा है डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो देखो पहला केस था हमारा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, उसमें डायरेक्ट हमने एस ए एस यूज़ कर दिया। अब जब हमने ऐसा केस अज्यूम किया तो थोड़ा सा चीज़ों को देखो, जब ऐसा हो ना कि बच्चे सीधे ना हो तो पहले उनको थोड़ा ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, फिर वो सीधे हो जाते हैं। तो अभी अभी हमने सवाल में उसको ट्रीटमेंट दी तो सीधा हो गया, समझे आप। तो ए बी और पी क्यू एकदम सीधा बच्चा है, उसके सीधे सीधे नंबर आ जाते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा बच्चा है, इसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है थोड़ी, और घुमा के जो ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर लास्ट में सीधा हो जाता है। तो क्या ट्रीटमेंट दी हमने, ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू पर, तो ये बड़ा था, ए बी साइड बड़ी थी पी क्यू से, तो हमने ए बी पर कोई पॉइंट चूज़ कर लिया, पॉइंट डी इस तरह से चूज़ किया। हाँ सॉरी सॉरी, इस तरह चूज़ किया कि भाई बी डी और
पी क्यू इक्वल हो जावे, राइट। और ये दोनों इक्वल हुए तो भी इससे एक एंगल ये वाला है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। अब ये दोनों तभी हो सकते हैं जब डी और ए एक दूसरे के ऊपर हो, ऐसा था। तब ये अब तीसरा जो केस आएगा उसमें बताओ कुछ अलग होगा। अब वो तीसरे केस में अपने को ऐसा अज्यूम करना है, देखो इस बार पी क्यू बड़ी है, तो वो जो पॉइंट डी हमने चूज किया था, इस बार देखो पॉइंट साइड पी क्यू बड़ा है, तो पॉइंट पी क्यू पर वो पॉइंट डी आ जाएगा कि जिससे ये डी क्यू और ए बी इक्वल हो जावे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो फिर उससे ये चीज़ प्रूफ होगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। फिर आप बोलोगे कि ये तभी हो सकता है कि जब पॉइंट डी पी पर हो, फिर से घुमा फिरा के ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये इसमें ऐसा होता है। तो तीसरा जो केस है ना, वो लिखना है या फिर मैं आपके ऊपर बोल दूँ? सेकंड केस थोड़ा एक बार समझा दूँ ऐसा, देखते चलो। ये चलो, हमें दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल गिवन है और इंक्लूडेड साइड इक्वल गिवन है। इंक्लूडेड साइड एंगल बी और क्यू गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन है, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू आर। अब सी और क्यू आर इक्वल है तो उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ए सी बी इक्वल्स टू पी आर क्यू। डन। तो इस चीज़ को अपने हाईलाइट कर लेते हैं, ए सी बी इक्वल्स टू पी आर क्यू। दो एंगल और एक साइड याद रखेंगे। अब जो केस टू बनता है हमारा, पहला केस था ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। अब हमने केस बना दिया ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। इफ साइड ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू then there must be a point D such that BD equals to PQ। आया ना? यहाँ पे बोलो, इतना आया समझ में? तो हमने पॉइंट डी ऐसा चूज कर लिया कि जिससे पी क्यू और डी बी इक्वल हो रहा है। तो अब हम सिर्फ इस छोटे वाले ट्राइंगल में फोकस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि बी सी और क्यू आर इक्वल गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल गिवन है, और बी डी और पी क्यू वो हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिया। तो कुल मिला के हमने क्या बोला कि डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। अगर ये दोनों बच्चे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा एंगल एंगल पी आर क्यू के सामने एंगल डी सी बी या तो बी सी डी, ये एंगल जाएगा। देखो हमने वही लिखा है, पी आर क्यू के सामने एंगल डी सी बी। आई बात समझ में? देख लो, मेरे को बताओ फिर। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले, समझ गए ना? तो अब पी आर क्यू को पकड़ के चलो। पी आर क्यू यहाँ पर भी है, पी आर क्यू इधर भी है। अब ये पी ए सी बी भी पी आर क्यू है और डी सी बी भी पी आर क्यू है। मतलब ए सी बी और ए सी बी और डी सी बी इक्वल हो जाएंगे। ए सी बी और डी सी बी को यहाँ फिगर में देखो तो कहाँ है? ये है पूरा ए सी बी और ये है छोटू सा डी सी बी। ये दोनों चित्र में तो इक्वल नहीं है। हाँ, चित्र में इक्वल है ही नहीं, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? तो जब पॉइंट डी और ए कोइंसाइड हो। पॉइंट डी कोइंसाइड है मतलब पॉइंट डी ए पर कोइंसाइड करता है, मतलब जहाँ जहाँ भी पॉइंट डी आ रहा है उसकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट डी और ए एक हो चुके हैं। तो क्योंकि डी बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट था तो अब मैं लिख सकता हूँ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो इसमें भी देखो ऐसे ऐसे ही यूज़ हुआ। या तो हमने जो अज्यूम किया था ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, वो चीज़ गलत साबित हो गई, क्योंकि क्या आ गया हमारा? तो हमने अभी अभी साबित किया कि डी बी इक्वल्स टू
पी क्यू, और हमने बोला कि डी और ए कोइंसाइड करते हैं, मतलब ए बी इक्वल्स टू पी क्यू आ रहा है। तो इसके लिए जो हमने माना था वो चीज़ गलत माने। सही बात ये है, यानी कि कुल मिलाकर जब भी एंगल साइड एंगल लग जाता है तो उन ट्राइंगल्स की तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यही तो अपना थियोरम है ए एस ए। ए एस ए, हाँ ए एस ए का कहने का मतलब यही है कि जब भी ए एस ए हो रहा है तो हम एस ए एस लगा पा रहे हैं, और एस ए एस पहले से ही बोलता है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ए एस ए अगर आप है किसी दो ट्राइंगल्स में तो उसमें ऑटोमेटिकली एस ए एस लग रहा है, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ूं। कौन सा? ए वो जो ट्राइंगल है, जैसे तुम ऐसा बनाओ कि 90 बना दिया यहाँ पे, यहाँ 45 बना दिया, यहाँ 45 बना दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये बड़ा ट्राइंगल, ऐसे ही आप छोटा ट्राइंगल भी बना सकते हो जिसमें ये 90 हो, ये 45 हो, ये 45 हो। तो जब ए ए होता है तो ट्राइंगल्स का शेप सिमिलर होता है, बट उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट हो सकती है, एक छोटी हो और एक बड़ी हो। तो ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। वो 10th में अपने सीखेंगे। हाँ, शेप तो मतलब ऐसा है, लेकिन उसका साइज़ कम ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ पे टॉर्च जलाया और यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल पकड़ा हाथ में, और टॉर्च पास में है तो उसका यहाँ पे बड़ा शेडो बनेगा। तो दोनों ट्राइंगल्स का शेप सेम होगा लेकिन साइज़ में डिफरेंस होगा। तो ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। ओके, चलो अब जो तीसरा केस है उसके लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा। ए बी इज लेस देन पी क्यू। In this case, point D can be chosen on side PQ such that AB equals to DQ, and all the steps, or you can say arguments, can be repeated as in case 2 to prove triangle ABC is congruent to triangle PQR। नहीं, वो नहीं लिखना, बस ये तो उसमें लिखा ही है ना सब, फिर हमने लिख तो दिया कि जैसा हमने केस 2 में स्टेप्स रिपीट किए। और अगर आपके, हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए। और लेकिन अगर आपके पास समय बचता है और आप ऐसा मेहनत करना चाहते हो और समय भी है आपके पास, तो पूरा लिख देना चाहिए। लेकिन मान लो कि सेक्शन डी में आप क्या होएगी, ABC करके जाओगे तो लास्ट लास्ट का टाइम बचेगा, और ये वाला क्वेश्चन करने बैठे हो तो इसमें अपने ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस ये क्या है, प्रैक्टिस वाली चीज़ भी है। आपको मैंने अभी समझा दिया आप एकदम अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम में वैसे ही थोड़ा प्रेशर होता है तो ऐसी सारी चीज़ों में बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हो सके तो ये क्वेश्चन अवॉइड करने का, इसका ऑप्शन में अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन बाय चांस करना पड़ रहा है तो पहले दो केस इजी है, बट तीसरा केस लिखने जाओगे लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट रास्ता ये। सेकेंड आपको पक्का आता है, समय भी आपके पास इनफ है, तो जो तीसरा केस है वो भी पूरा इलेबरेट कर दो। क्योंकि देखो 4 नंबर तो बच्चा यहाँ बन जाते हैं आपके, देखो आपने कितने सारे पेज भर दिया,
यहाँ से लेके ये 2 पेज, फिर वो तीसरा पेज भी भरा, तो 4 नंबर आपके यहाँ पर बन जाते हैं अच्छे खासे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहाँ से इजी इजी क्वेश्चन है, फोर्थ के जैसा कोई नहीं है, नहीं इजी है सारे। क्वेश्चन नंबर 5, रे L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. तो मतलब चित्र में जैसा दिख रहा है वो चीज़ें गिवन है। ये जो रे एल है, रे एल ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब ये जो दो एंगल्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट, अरे यार ये वाले एंगल्स इक्वल है, राइट। और बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री दिख रहा है वो भी एंगल इक्वल हो गया, तो दो एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है। शो दैट ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी, लोकेट करो ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल तो उन्होंने ऑलरेडी इक्वल दे दिए हुए हैं, तो एंगल एंगल तो हो रहा है, क्या कोई साइड मिल रही है? ए बी कॉमन साइड मिल रही है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हो गया। दूसरा देखो, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू करना है और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। पॉइंट बी जो है वो एंगल ए की आर्म से, ये जो आर्म है वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब बी क्यू और बी पी इक्वल करना है। तो वो कैसे होगा? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देखो सी पी सी टी से हो ही रहा है, बी पी के सामने बी क्यू आ रहा है, तो रेडीमेड सवाल दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। हाँ, चलो इसका तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, एंगल बी ए क्यू इक्वल्स टू बी ए पी। उल्टा लिख दिया, ये जो एंगल है वो इस ट्राइंगल का है, तो इसको यूं ही लिखना है ना, ये चीज़ ध्यान में रखने की। बी ए पी इक्वल्स टू बी ए क्यू, क्यू भाई, तो इज एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एक एंगल है, दूसरा एंगल चलेगा। एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल पी, क्या लिख देंगे? राइट एंगल्स, दो एंगल हो गए, एक साइड ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन आर्म या कॉमन साइड, देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और सी पी सी टी से और B is equidistance है ना, रेडीमेड 4 नंबर में वरदान। ये क्वेश्चन आए तो यही अटेम्प्ट करने का, ये वाला क्वेश्चन सब करके जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी इक्वल्स टू ए बी ई एंड ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी। ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, जो चित्र में दिख रहे हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। कौन कौन से?
तो ये रहा डी ए बी, इन्होंने बी ए डी करके लिखा है, तो देखो बी ए डी इक्वल्स टू ए बी ई। हाँ, ऐसा है। यहाँ देखो ये जो अरे तो मिट गया, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी बी ए डी कहाँ से अपोजिट, अच्छा तो ये कोई पॉइंट होगा तो अपोजिट साइड इक्वल है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। सुन अभी प्रूफ क्या करना है वो भी तो देखा कर। बी ए डी के सामने ए बी ई इक्वल है, और एक चीज़ ये इक्वल दी हुई है, ये रहा ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। देन शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। अब डी ए पी है कौन सा, डी ए पी और ये ए बी पी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में देखो ये वाला एंगल इक्वल गिवन है ए एंड बी, और कोई एंगल इक्वल गिवन है नहीं। मुझे और कोई साइड इक्वल गिवन है, हाँ देखो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब ए पी और बी पी इक्वल गिवन है। तो एंगल साइड, अब एक मुझे एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए रहेगा बताओ। या तो एंगल मुझे डी मिल जावे, लेकिन उससे एंगल एंगल साइड लगेगा, लेकिन कोई कोई लॉजिक नहीं है कि आप डी और ई इक्वल लाओ। उससे इजी है ना, उससे इजी है कि आप ये वाला एंगल इक्वल कर लो। पूरा नहीं दिया है रे, वही तो बात है। डी पी ए, डी पी ए पूरा गिवन है नहीं, गिवन है, लेकिन इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसमें तुम x जोड़ोगे तो तुम्हें, मतलब इसको मान लो तुम y मान लो, इसको y मान लो, ये x है, तो ये एंगल टोटल क्या हुआ वाई एक्स। अब ये y है तो ये भी y ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हुआ y प्लस एक्स हुआ वो भी। तो ये लॉजिक से पहले हम लोग ये बोलेंगे कि डी पी ए और ई बी पी एंगल इक्वल है। वो एंगल इक्वल प्रूफ कर देने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे इस एंगल साइड एंगल का। आ रही बात समझ में, सवाल हो रहे बहुत भयंकर। सॉल्यूशन हियर एंगल कहाँ गया भैया, डी पी ए, नो ई पी ए, हियर एंगल ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी। दोनों साइड क्या जोड़ दोगे आप, ये वाला एंगल का नाम क्या है ई पी डी, दोनों साइड ई पी ऐड कर दो, ऐड एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन है ऐसा। दोनों के साइड ई पी डी ऐड कर दो, ई पी ए प्लस ई पी डी इक्वल्स टू डी पी बी प्लस ई पी डी, दोनों इक्वल है। अब ये दोनों का एडिशन क्या देगा मेरे को, एंगल डी पी ए, और ये दोनों का एडिशन ई पी बी। हो गया प्रूफ, इसको कह दो इक्वेशन 1 कह दो। अब बात करेंगे वही दोनों ट्राइंगल्स की, जो ट्राइंगल्स कैसे पढ़े थे, हाँ झुके पड़े थे। तो इन ट्राइंगल्स डी पी ए एंड ट्राइंगल्स ई पी बी, एंगल डी ए पी इक्वल्स टू, रुको 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 रुको, पूरा शॉर्ट में ही लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, रीज़न हम लोग दे देंगे। ये जो चीज़ लिखी है यहीं से देखो दिख रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, रीज़न में हम लोग लिखेंगे बी ए डी इक्वल्स टू ए बी।
ABE। बोलो कोई प्रॉब्लम अब? वो इसमें नहीं लिखेंगे, जो हमें ऐसा लगे ना कि थ्योरम टाइप है और ज़्यादा कुछ ड्राइंग नहीं है उसमें लिखने का। इसमें डायरेक्ट आप सॉल्यूशन से चालू कर सकते हो, राइट? क्योंकि इसमें लिखने जाओगे ना तो वैसे ही सब कुछ ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ उन्होंने, तो वन काइंड ऑफ रिपीटेशन हो जाएगा। हम लोग देखो, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें कुछ खास ऐसा नंबर नहीं थे, AB=, ऐसे दिखता नहीं, खाली वो स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग ऐसे थोड़ी काम करेंगे, हम लोग तो ये अल्फ़ाबेट्स में काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी चीज़ें उसी फॉर्म में दी है जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वो रिपीटेशन करने का मतलब नहीं है। सप्लीमेंट्री में बना दो, क्योंकि जो चेक करते हैं रीडर्स, चेक मतलब टीचर्स चेक करेंगे तो वो चित्र में से ही वेरीफाई करते हैं। आपके जो सप्लीमेंट्री में जो ड्राइंग होती है उसी में से देखते हैं, वो ऐसे ऐसे करके देखने में कंटाला आता है। बना देने का, इतना आलस नहीं करने का, ठीक है? हाँ तो B=, अरे इधर कहाँ आ गया? तो DAP और EBP में एंगल A और एंगल B इक्वल गिवन है, चित्र में भी देखो ऐसे लाइन की हुई है, ठीक? और हमने रीज़न लिख दिया कि ये दोनों एंगल गिवन है, इसके बेस पर हमने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कर दिया। सेकंड एंगल कौन सा आएगा? से अप साइड आएगी, AP=BP। AP=BP। क्या रीज़न देंगे? P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब दूसरा एंगल जो कि हमने यहाँ पे इक्वल करके प्रूफ किया हुआ है, कौन सा है? DPA और APB। इक्वेशन 1। क्लियर? क्या लग रहा है? तो देखो, एंगल, साइड एंगल, therefore triangle DPA is congruent to triangle EPB। एंगल, साइड एंगल। नेक्स्ट क्या करना है? AD=BE। यहाँ पर से देखो हो रहा है AD=BE, CPCT से हो रहा है, देखो AD के सामने BE आ रहा है। जो प्रूफ करना है उस पर स्क्वायर बना देने का, मतलब अगर आपको स्टेटमेंट लिखने से बचना हो, कुछ कुछ जगहों पे तो लिखनी चाहिए, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ें प्रूफ करनी थी, दोनों कर दी। कोई डाउट है इसमें? देख लो एक बार, है ना? इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 7। if an if an isosceles triangle ABC with AB=AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O, join A to O, show that OB=OC and AO bisects angle A। एक आइसोसेल ट्राइंगल चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? म- मुझे आइसोसेल ट्राइंगल चाहिए। AB=AC बच्चों गिवन है। फिर हमने बाइसेक्टर खींचना है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो ये रहा बाइसेक्टर,
क्या बातें कर रहे हो? अ, इस पॉइंट का नाम क्या है बताओ तो, जयमीत। जयमीत को पूछ रहा था। फिर देखो क्या लिखा है, जॉइन ए एंड ओ। हो गया जॉइन। हाँ ये चलेगा। ठीक। सफल। शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी। हमें ये प्रूव करना है ओ बी एंड ओ सी इक्वल है। बोलो कैसा करेगा? देखो जब मोस्ट ऑफली एक ही ट्रायंगल की दो साइड इक्वल प्रूफ करने आई ना, तो उसके सामने के एंगल इक्वल है या नहीं, वो सोचने का। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो एंगल बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर उनका हमने बाइसेक्टर खींचे तो दो दो हिस्से हो गए। तो एंगल ओ बी सी और ओ सी बी, एंगल बी के दो हिस्से में से एक हिस्सा कौन सा है, ओ बी सी। सी के दो हिस्से में से एक हिस्सा कौन सा, ओ सी बी। तो ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी होगा, यानी ये जो इतना एंगल है, ये ये एंगल्स इक्वल होंगे, और ये दो एंगल्स इक्वल है, तो ओ बी और ओ सी भी इक्वल हो जाएंगे। ओके। हाँ बेटा। हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं। उसमें ऊपर वाले ट्रायंगल्स का यूज़ करोगे तो आपको फिर ये वाला एंगल कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बी और सी के दो बाइसेक्टर, मतलब दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा है ओ बी ए, उसके सामने आ जाएगा ओ सी ए। तो एंगल है ये दो इक्वल हो गए। फिर ये साइड जो है वो गिवन है, और ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो कॉमन ये दोनों ट्रायंगल सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर, तो बोल देंगे हम कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि ऐसा ऐसा मिलेगा, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ सी। तो ओ बी के सामने ओ सी मिल जाएगा। फिर सेकंड क्या है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो सी पी सी टी से ही क्या करेंगे हम लोग कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है ऐसा प्रूव करेंगे। तो अब क्योंकि ये चीज़ करनी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही है। तो हम लोग यही दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो जिससे ये और ये दोनों बैलेंस हो जाए, एक बार में पच जाए, नहीं तो अलग अलग करना पड़ेगा। किसको बोरिंग होता है? बोलो नाम बताओ खाली। 1 मिनट बच्चे। देखो तुम क्या कह रहे थे कि ये वाला एंगल से हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि साइड साइड एंगल हो रहा है, साइड एंगल साइड नहीं हो रहा। इसका मतलब उतने को पहले ये दो का हिसाब करना पड़ेगा। पहले ओ बी और ओ सी का हिसाब मैंने जो पहले मेथड बताई थी उससे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक साइड कॉमन है, एक साइड इक्वल गिवन है, और ये वाला एंगल हम लोग इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो उससे लेकिन होगा क्या, ये साइड एंगल साइड नहीं है, ये साइड साइड एंगल है, और साइड साइड एंगल जैसा कोई थ्योरम नहीं होता। साइड साइड एंगल जैसा कोई थ्योरम नहीं होता है। जो ये एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये दो साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आता है, ये। तो अगर ये एंगल इक्वल प्रूफ मिलता, इक्वल होता पहले से, तो मैं
साइड एंगल साइड यूज़ कर सकता था, बट अब नहीं कर सकते, प्लान कैंसल। ये कॉमन साइड है, ये इक्वल गिवन है, तो ये इक्वल होने से हम ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करेंगे। चलो काम काज करते हैं चालू। इन ट्राइंगल ए बी सी, हाँ बता, फिर तो ये मिल जाएगा ना, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी मिल जाएगा, तो फिर साइड एंगल साइड लग जाएगा ना। बाद में इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ओके, वाई बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी। बोलो आती बात समझ में। फिर हम दोनों साइड क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे एंगल सी और एंगल बी को। जैसे हाफ से डिवाइड करोगे तो एंगल बी के दो हिस्से ओ बी सी, और सी के दो हिस्सों में से एक हिस्सा ओ सी बी, आमने सामने कर दो, ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। देयरफॉर in triangle OBC, OB equals to OC because एंगल A, सॉरी एंगल B और C हमने इक्वल कर दिया, OBC है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके लिए ट्राइंगल OBC में OB और OC इक्वल हो जाएगा। तो पहले ये वाली चीज़ हमारी हो गई। अब सेकंड केस, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल AOB AOC, साइड एंगल साइड करना है ना, चलो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। बट यहाँ पे साइड 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 हो रहा है ना, देख ए ओ कॉमन है, ये अभी अभी प्रूफ किया हमने, ये दोनों ट्राइंगल्स में साइड 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 लगा देते हैं ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एस 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 लगा देते हैं, क्योंकि दो साइड तो थी हमारे पास, तीसरी हमने ढूंढ दी। फिर ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, हाँ कॉमन। फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, इक्वेशन 1। Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS. Therefore angle AOB ना, एंगल BAO आएगा ना, BAO, या तो OAB करो, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OAC CPCT, और AO बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो OAB के सामने आ रहा है OAC, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसके लिए AO ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। डन, इजी था। लेकिन यही प्रोसेस चलेगी, और कोई प्रोसेस नहीं है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आया है अब 8, 8, 9, 10, 3 सवाल, 10-15 मिनट और, नहीं नहीं तीनों में। 8th क्वेश्चन, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC। ट्राइंगल ABC में दो साइड AB और BC, AB BC और एक मीडियन, दूसरे ट्राइंगल PQR की साइड PQ QR और मीडियन PN के बराबर है।
तो प्रूव करो कि ए बी एम और पी क्यू एन ट्राइंगल आर इक्वल। कौन कौन से? ए बी एम और पी क्यू एन। तो कैसे प्रूफ होगा? तो हमें देखो दो साइड तो पहले ही उन्होंने इक्वल दे दी, ये दोनों। तीसरी साइड ये भी इक्वल हो जाएगी क्योंकि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल गिवन है, और ए एम और पी एन क्या है? मीडियन है। तो मीडियन है तो दोनों साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, और वो दो इक्वल पार्ट कौन से होंगे? बी एम और क्यू एन। तो इस ट्राइंगल में ये दोनों तो साइड इक्वल गिवन है, तीसरी बी एम और क्यू एन इस बेसिस पर इक्वल हो जाएगी, ऐसे 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 ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। फिर बी एम और क्यू एन, नहीं बेट, बी एम और नहीं नहीं, डायग्राम में उन्होंने गलत बनाया है। वो जो दो लाइन ऐसे खींची है वो बी सी और क्यू आर के लिए खींचना चाह रहे हैं। आपकी बात सही है कि इसका मतलब तो यही होता है कि बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, लेकिन असाइनमेंट बहुत पहुंचे हुए लोग बनाते हैं ना यार, इसके लिए ऐसी छोटी मोटी गलती वो लोग जाने देते, इग्नोर कर देते हैं, बट हमारे जैसे छोटे लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ता है। सही तरीका क्या होना चाहिए इनका? ये जो अगर ऐसे कर दिया, इनका मतलब बी एम और क्यू एन इक्वल गिवन है, बट इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर अपने उनका भाव समझना है। उनका भाव कहने का ये है कि बी सी और क्यू आर के लिए दो लाइंस खींचिए। ओके, ये तो बात हो गई। फिर ए बी सी और पी क्यू आर को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? तो ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई एक क्राइटेरिया चाहिए, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, एस एस एस, ए एस, या जो भी आर एच एस, जो भी पांच पढ़े उसमें से कौन सा यूज़ कर पाओगे यहाँ पे? है, बट बेटा ए बी सी और पी क्यू आर में बी एम और क्यू एन का क्या रोल है? सुनो बताता हूँ। ये दो ट्राइंगल्स की जब बारी आएगी तो अपने बड़े ट्राइंगल्स देख रहे हैं बराबर, छोटे ट्राइंगल्स नहीं देखना। तो उसमें एक साइड इक्वल है, ए बी पी क्यू, दूसरी भी शायद गिवन है ना, ये बी सी और क्यू आर गिवन है, तो ये दो साइड तो गिवन है। अब इनका इंक्लूडेड एंगल मुझे मिल जाए तो बात बन जाए। और इंक्लूडेड एंगल कैसे मिल जाएगा? क्योंकि हम लोग बोलेंगे ना कि ए बी एम और पी क्यू एन इक्वल है, ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ से एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो वो चीज़ हम अपने ए बी सी और पी क्यू आर में यूज़ करेंगे कि दो साइड तो गिवन थी इक्वल, ये इंक्लूडेड एंगल भी हमने प्रूफ कर दिया, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल भी करना है, ईजी है। और सबसे पहले बात करेंगे बी एम और क्यू एन की। उसके लिए लिखोगे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है, राइट? दोनों साइड टू से डिवाइड करोगे तो बी सी डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाई टू। बी सी के दो हिस्से में से एक हिस्सा क्या है? बी एम। क्यू आर के दो हिस्से में से एक हिस्सा है क्यू एन। क्यों ऐसा? दो इक्वल हिस्से हैं ये, बी एम और एम सी, क्यू एन और एन आर क्यों इक्वल है? क्योंकि ए एम एंड पी एन आर दी मीडियंस। क्या? मीडियन बेटा एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन पॉइंट नहीं। पॉइंट तो मिड पॉइंट होता है। ए एम मीडियन होने से एम मिड पॉइंट होगा। ओके, ए एम एंड पी एन आर दी मीडियंस। तो बी एम और क्यू एन इक्वल है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल्स के जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, पहले कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख लेगा, एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू भाई, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है ना? हाँ, ए एम इक्वल्स टू पी एन।
और बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, इक्वेशन 1। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ओके, यहाँ से हम लोग एक एंगल सेव कर लेंगे जो कि होगा ए बी एम और पी क्यू एन। देखो ए बी एम के सामने पी क्यू एन आ रहा है, देयरफॉर ट्राइंगल, सॉरी एंगल ए बी एम इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू एन। इसे हमने एस 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 से प्रूफ किया और ये सी पी सी टी। हमें ये इक्वल प्रूफ करना था ना, तो इसको शेप में लिख दो, स्क्वायर शेप में। तो इसका एक रिजल्ट हमने बना लिया है और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। आगे काम आएगा, कब कहाँ काम आएगा, तो अब जो सेकंड चीज़ है उसमें ए बी सी और पी क्यू आर में ऐड ऐड इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ही था ना, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। गिवन पूरा नाम लिख देंगे, एंगल, सॉरी 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 वही लिखो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। बिकॉज ये देखो ए बी एम और पी क्यू एन इक्वल किया ना, तो इसके बेसिस पर ये लिख सकते हैं, तो वही लिखने का ए बी एम इक्वल्स टू ए क्यू एन पी क्यू एन था ना, इक्वेशन 2। ओके, तो साइड एंगल, साइड एंगल साइड, फिर एक तीसरी साइड कौन सी होगी, बी सी। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, वो भी गिवन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है बच्चों, डोंट वरी, एकदम इजी क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी एंड आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। फिर साइड बी ए को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक इस तरीके से कि ए डी और ए बी इक्वल हो, तो शो करो कि एंगल बी सी डी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है पहले, तो जो जो एंगल इक्वल है ना वो लिख देंगे। कौन कौन से एंगल यहाँ पर इक्वल होंगे, तो एंगल ए बी सी और ए सी भी इक्वल होगा। ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको मान लेते हैं, कुछ मानना है क्या ऐसे ही, एक्स मान ले, नहीं मान लेना एक्स, बार बार इतना कौन लिखेगा, एक्स ना लिखूं मैं। हाँ वो लिखेंगे ना, वो भी लिखेंगे। क्यों भाई इक्वल है, तो ए बी और ए सी इक्वल है, इसके लिए मानना है कि नहीं मानना है। हाँ ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान रहे मान रहे। इसमें ट्राइंगल कौन सा है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। इसको हम लोग वाई कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसका रीज़न, ये वाले ट्राइंगल का बात कर रहे हैं ना, देखो लिखा ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल में ए डी और ए सी इक्वल है, इसके लिए ये दोनों एंगल ए सी डी और ए डी सी भी इक्वल होंगे ऐसा। ट्राइंगल डी बी सी में एंगल डी प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180। डी की जगह क्या लिख सकते हो, ए डी सी।
हाँ या ना? बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। और एंगल सी तो अपने को क्या करना है, एंगल सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी बी प्लस ए सी डी। एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल्स टू 180। ओके, लेकिन ये दोनों देखो इक्वल है, ए बी सी और ए सी बी। तो ए बी सी को रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, ए सी बी लिख दूंगा। ए बी सी को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया ए सी बी। ए सी बी ही क्यों लिखना है, तो क्योंकि मुझे ए सी बी चाहिए, उसी को जोड़कर तो मैं बी सी डी फाइंड करूँगा। ए सी बी और ए सी डी को जोड़कर ही बी सी डी मिलेगा। इसके लिए ये जो चार मिले ना, उसमें से इनको गायब नहीं करने का, ये दोनों को गायब करेंगे। ए बी सी के स्थान पर ए सी बी लिख सकता हूँ, और ए डी सी के स्थान पर ए सी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है। तो लिख रहा हूँ ए डी सी के स्थान पर अब ए सी डी लिख रहा हूँ। तो ये दोनों का हो गया, अब ये दोनों एज इट इज़। हाँ, स्टार्टिंग में ए सी डी है, शाबाश। तो इसके स्थान पर ये एंगल लिख दिया, इसके स्थान पर ये। ओके, तो हर एक, ये एक भी दो बार हो गया और ये भी दो बार हो गया। सो टू टाइम्स, हाँ हाँ, टू टाइम्स ब्रैकेट में ए सी डी प्लस ए सी बी इक्वल्स टू 180। ओके, अब ए सी डी और ए सी बी का समेशन मतलब क्या, बी सी डी। ये दोनों एंगल का समेशन मतलब बी सी डी। तो टू टाइम्स बी सी डी इक्वल्स टू 180, देयर फॉर बी सी डी इक्वल्स टू 180 अपॉन टू, दैट इज 90। तो इतने में हो जाएगा, है ना, ऐसे करने में। और इसको एक्स भी अज्यूम नहीं करना है, कोई उसका काम किया नहीं अपने ने। डन है। फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये ट्राइंगल ए बी सी में ये दोनों साइड इक्वल होने से हमने क्या लिख दिया, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, पहली लाइन। फिर ये ट्राइंगल्स में ए डी और ए सी इक्वल होने से हमने लिख दिया ए सी डी इक्वल्स टू ए डी सी, ये दूसरी लाइन। फिर हमने बोला कि ट्राइंगल बी सी डी या डी सी बी, बड़े वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का समेशन कितना होगा, 180। अब तीनों एंगल्स को प्रॉपर नाम से लिखा। एंगल डी की जगह हमने लिख दिया ए डी सी, बी की जगह लिखा ए बी सी। ओके, सी को हमने, जो टोटल एंगल सी है उसके दो पार्ट कर दिए, ए सी डी और ए सी बी और ए सी डी। फिर हमने देखा कि ए बी सी इक्वल्स टू है ए सी बी, तो ए बी सी के स्थान पर ए सी बी लिख दिया। ए डी सी और ए सी डी इक्वल है, ए डी सी के स्थान पर ए सी डी लिख दिया। तो ये दोनों भी दो बार हो गया, तो ब्रैकेट करके टू टाइम्स आगे लगा दिया। अब आप फिगर में देखोगे कि इन दोनों का समेशन मतलब क्या, तो इन दोनों का समेशन मतलब बी सी डी। तो इन दोनों के स्थान पर बी सी डी लिखा। तो टू टाइम्स बी सी डी इक्वल्स टू 180, देयर फॉर बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आया ना समझ में? ये देखो क्या है, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। आइसोसेल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये बड़ा वाला आइसोसेल्स है, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी मिल गया। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑन बी सी such that BE equals to CD। मिड पॉइंट्स नहीं है, सॉरी, D and E are the points on BC such that BE equals to CD। तो ये साइड देखो, BE, क्या प्रॉब्लम है, BE इक्वल्स टू CD मतलब DE ओवरलैप हो रहा है। ये BE इक्वल्स टू CD, तो इतना पार्ट क्या ओवरलैप आएगा। शो दैट AD इक्वल्स टू AE, क्या शो करना है हमें, ये चीज़ शो करनी है। तो एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, इसका मतलब क्या करेंगे, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई प्रूफ कर देंगे।
वो कैसे प्रूफ होगा? तो देखो, ए बी और ए सी इक्वल होने से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गया। और ये जो एंगल है बच्चे, ये एक्सटर्नल एंगल से कर सकते हो क्या आप, लेकिन उसके लिए ये इक्वल चाहिए। हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके होगा ना। राइट 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 राइट, ये इन्होंने दिया है देखो, बी ई इक्वल्स टू सी डी दिया है। उसमें से अपने दोनों साइड से क्या कर लेंगे, डी ई माइनस कर लेंगे, जो ओवरलैप रीजियन है, बी ई माइनस डी ई, सी डी माइनस डी। देखो ओवरव्यू सुनो, यहाँ से चालू करने का, ये गिवन है, दोनों साइड डी ई माइनस करूँगा तो भी इक्वल तो रहेगा ही। तो बी ई माइनस डी ई, देखो टोटल में से बी ई में से डी ई माइनस किया तो क्या मिला, बी डी। और सी डी में से डी ई माइनस किया तो सी ई मिला। तो ये चीज़ लोकेट करते हैं, ये रहा बी डी इक्वल्स टू ई सी। तो वो दो साइड, दोनों ट्राइंगल्स में, और ये इंक्लूडेड एंगल्स, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए अगर ये दोनों, तो सी पी सी टी से ए डी और डी ई, ए डी और ए ई इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में? लास्ट सवाल पूरा करने का जुनून दिख रहा है मुझे। शुरू करते हैं गिवन से, बी ई इक्वल्स टू सी डी गिवन, subtracting DE from both sides, BE minus DE equals to CD minus DE। BE माइनस DE मुझे देगा BD, CD माइनस DE मिल जाएगा CE। इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABD and ACE, AB equals to AC गिवन है, राइट। देयर फॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू ए सी है। हमने ये साइड भी इक्वल कर दी, बी डी इक्वल्स टू डी ई, इक्वेशन 1, सी ई। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी ई के, एस ए एस। अब यहाँ से देखो, ए डी और ए ई इक्वल आ रहा है, ए डी के सामने ए ई, देयर फॉर ए डी इक्वल्स टू ए ई, और हो गया सी पी सी टी। तो इसी के साथ सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इसमें चाहिए आपको, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर आपके डाउट्स मेरे को बताना, असाइनमेंट में जो भी डाउट्स हो वो बताना, ठीक है।